अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा नॉवल माला है, जिसकी राइटर निम्रा अहमद हैं। इसका हमारा ये तीसरा एपिसोड है और अभी बाब अव्वल ही चल रहा है लाहौर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ लेंगे आप? कयावताम स्टेशन पे कार अंदर ले जाते हुए कैफ ने पूछा। जवाब नहीं आया तो इसने गर्दन मोड़ के देखा। वो सर सीट के पुश से टिकाए आंखें मूंदे हुए थी। सर कदर सर कतरी तिरछा पड़ा था। एक तरफ से कैचर निकलते हुए बालों ने आधे चेहरे को ढांप रखा था। साथ सीट पे टोकरी में नन्हे नन्हे पौधे रखे थे। वो वापस सीधा हो गया। चेहरे पे इसराफ फैला। कर्व से आंखें बंद कर ली। अब भी वक्त था। वो इसको सब कुछ बता सकता था। वो यहाँ क्यों है और वो इसको कैसे धोखा दे रहा है। वो ये डिजर्व नहीं करती थी कि वो इसे धोखा दे। इसमें और जहीर में फर्क होना चाहिए था। कैफ ने आंखें खोली। विंड स्क्रीन के पार देखा। दुनिया वैसी ही थी जैसी इसकी आंखें बंद करने से पहले थी। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल सकती। इसे खामोशी से सिर्फ अपना किरदार अदा करना था। इसे इस लड़की से हमदर्दी करने की जरूरत नहीं थी। इसे अपने मसले हल करने थे। वो इसको धोखा जरूर दे रहा है, लेकिन साथ ही वो इसकी हिफाजत भी करेगा। यूं हिसाब बराबर हो जाएगा। बस 2 माह इसकी नौकरी करेगा और फिर कहीं गायब हो जाएगा। वो इसे भूल जाएगी और मामला दफन हो जाएगा। बस 2 माह और। कशमाला की खिड़की की शीशे पे दस्तक हुई तो इसने चौंक के आंखें खोली। फिर शीशा नीचे किया। कैब बाहर खड़ा कॉफी का कप इसकी तरफ बढ़ा रहा था। रेस्ट एरिया आ गया। वो खुद से बोली और कप थाम लिया। आंखों में अभी तक कच्ची नींद थी। वो घूम के वापस ड्राइविंग सीट तक आया। अपनी कॉफी इसने कप होल्डर में रखी और सीट बेल्ट पहनने लगा। एक बात पूछूं आपसे? कार स्टार्ट करते हुए बोला। वो कॉफी की घूंट पड़ते हुए इसे सुनी गई। आपके पास कोई फ्यूचर प्लान तो होगा? दोबारा से अपना काम सेट करने का प्लान? तुम्हारा मतलब है कामयाबी का नया प्लान? वो बाहर देखते हुए तलखे से मुस्कुराई। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक, किताबों से इंटरनेट तक, सब यही सिखाते आए हैं कि कामयाब कैसे होना है। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होना है? जॉब चली गई तो क्या करोगे? काम में नुकसान होगा तब क्या करोगे? सिफर से दोबारा कैसे शुरू करोगे? सब हमें कामयाबी के लिए तैयार करते हैं। कोई हमें नाकाम होने के लिए तैयार क्यों नहीं करता? मेरे ख्याल में इंसान का एक्सीडेंट एकदम से नहीं होता। पहले नियर मिसेस होते हैं ताकि हम संभल जाएं। रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। जहीर के बारे में भी आपको नजर आए होंगे। वो ड्राइव करते हुए संजीदगी से कह रहा था। कशमाला ने सोची नजरों से इसके कंधे के पुश को देखा। क्या तुम्हें कर्जों में गिरने से पहले रेड फ्लैग्स नजर आते थे? दस नहीं कर रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। पर इतना नुकसान कैसे कर लिया अपना? कैफ ने गहरी सांस ली। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए स्मार्ट होना काफी नहीं होता। फिर क्या चाहिए होता है? एक आइडिया, एक यूनिक आइडिया। इस आइडिया से मोहब्बत करना, फिर इसके गिर्द बहुत मेहनत से अपने काम को तामीर करना। इसकी आवाज में जोश सा उभर गया था। फिर इसके आइडिया को कामयाब करने के लिए एक अच्छी टीम बनाना। बेचने से पहले अपनी टारगेट ऑडियंस का इल्म होना। अपनी काम की क्वालिटी और वैल्यूज पे कभी समझौता ना करना। वो स्टेयरिंग व्हील पे हाथ जमाए बोले जा रहा था। वो उंगलियों पे गिन रही थी। मगर ये सब काफी नहीं होता बॉस। बिजनेस में तरक्की यहाँ से आती है। एक हाथ स्टेयरिंग से हटा के अपनी पेशानी पे दस्तक दी। आपके पेशानी के बख्त से। कशमाला ने ताज्जुब से आबरू उठाई। यानी किस्मत? यानी किस्मत, इसने तायद में सर हिलाया। तुम कह रहे हो कि इंसान की किस्मत इसकी मेहनत से ज्यादा जरूरी है? मेहनत और बिजनेस की समझ बूझ ये लाजिम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं क्योंकि इस चीज में हमारा वक्त नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरी चीज में जरूर होता है। आपका अगर वक्त रेस्टोरेंट में नहीं है तो शायद वो किसी और काम में हो। आप बताएं, क्या मैं असिस्टेंट पोजीशन के लिए हायर कर लिया गया हूँ? जानते हो तुम और मेरे पुराने ड्राइवर में फर्क क्या है? वो मेरी तरह स्ट्रेट स्मार्ट नहीं थे। वो इतना बोलते नहीं थे। और चेहरा मोड़ के बाहर देखने लग गई। इससे बेहतर असिस्टेंट कशमाला को नहीं मिलने वाला था, लेकिन अभी वो इस बात का एतराफ नहीं करना चाहती थी। कशमाला मोहित, माँ बीना और हूर जहाँ का घर मुबीन मंजिल कहलाता था। शहर के एक पोश इलाके में
बना एक कनाल का 2 मंजिला घर जिसके लॉन में बोगन विलिया के दरख्त हर दीवार के साथ उगे थे। घर का कोना गमलों और बेलों से खाली नहीं था। वो कार से निकली और आंखें बंद करके अपनी घर की फिजा में गहरा सांस लिया। कहते हैं इंसान मोहब्बत और सुकून की तलाश में सारी दुनिया का सफर करता है, मगर वो इसके घर पे इसका मुंतजर होता है। सलीम गेट बंद करके इसकी तरफ आया तो इसने कैफ की तरफ इशारा किया, जो कार ट्रंक से इसका सामान निकाल रहा था। ये मेरा ड्राइवर है, कैफ। इसको कमरा दिखा दो और खाना खिला दो। फिर वो आगे आई। दाखिली दरवाजा हुआ। सामने राहदारी थी, जो लॉन्च में खुलती थी। बरसों पुरानी आदत थी इसे। इसे मालूम था जब वो राहदारी को ना मुड़ेगी तो एक तख्त नजर आएगा। इस तख्त पे माँ बैठी होंगी। कशमाला के कदम आगे बढ़े। राहदारी का कोना अबूर किया और सामने वही पुराना मंजर नजर आया। लाउंज में सोफे भी थे, लेकिन हूर जहां बेगम तख्त पे बैठी थी। एक टांग सीधी लंबी किए, दूसरी अंदर की तरफ मोड़े। घुटने के साथ सब्जी की थाल रखी हुई थी। सर पे दुपट्टा था, जो एक कान के पीछे आड़ सा हुआ था। वो चेहरा झुकाए आलू के कतले काट रही थी। बड़े बड़े सफेद बाजू आसीनों से झलक रहे थे। दाएं कलाई में सोने की चूड़ियां थीं। जहां बेगम फरबहा खातून थे, रोबदार, दबंग सी, लेकिन साथ ही कुछ बहुत नरम और मुलायम सा था इनमें। चेहरा सफेद गुलाबी सा था। नाक में हीरे की लौंग थी। सब्ज आंखों की गिरझुरियां झुर्रियां थी। पेशानी और कलमों से सियाह सफेद बाल झलकते थे। बढ़ती उम्र ने इनके हुस्न को घनाया नहीं था, बल्कि मजीद बावकार कर दिया था। आहट पे उन्होंने सर उठा के देखा। चेहरा खिल उठा। सब आंखों में रौनक दौड़ गई। मेरी बेटी आ गई। छुरी एक तरफ रखी, घुटनों पे हाथ रख के पैर नीचे उतारे, फिर पैरों से जमीन पे जूते तलाश किए। कि फरहबा खातून थी, झुक नहीं सकती थी। तब तक वो इनके करीब आ पहुंची थी। मेरी प्यारी माँ। इसने पर्स एक तरफ फेंका और झुक के इनके गले से लग गई। माँ काफी फरबहा थी। वो इनके मुकाबले में दुबली पतली सी थी। माँ ने इसका चेहरा दोनों तरफ से चूमा। इनके चेहरे पे इतनी खुशी थी कि बयान से बाहर थी। मेरी बेटी कैसी है? अच्छा किया वापस आ गई। इससे अलग होके इसका चेहरा देख के बोली, इस जहीर को तुम छोड़े इसको माँ। वो माँ से अलग होके नरमी से बोली। फिर देखा साथ चौकी पे बख्त भी बैठी थी। वो झुक के इससे भी मिली। बख्त भी अधेड़ उम्र औरत थी। बालों में तेल लगा के कस के चोटी बांधे हुए, वो कानों में सुनहरी बालियां पहने हुई थी। वो माला को मिली तो बेअख्तियार दुआ दी। बख्त भी जब मिलती ऐसी ही दुआ किया करती थी। बख्त भी कितने बरसों से इनकी मुलाजमा थी, अब तो माला को गिनती ही भूल गई थी। बस इतना याद था कि इसका शौहर मरा था, तो वो 5 बच्चों के साथ इनके सर्वेंट क्वार्टर में आ गई थी। अब इसके बच्चे जवान होके इस आशियाने से उड़ चुके थे। एक बेटा सलीम चौकीदार भी था और सौदा सलूफ भी लाता था। बाकी बेटों की शादी हो गई, लेकिन बख्त भी और माँ का साथ कायम था। सफर ठीक गुजरा। रास्ते में मतली तो नहीं हुई? वो माँ के कंधे से सर टिकाए बैठी थी और वो इसके बाल कान के पीछे अड़स रही थी। नहीं माँ, ड्राइवर साथ लाई हूँ। तभी राहदारी में आहट हुई। माँ ने चौंक के देखा। कैफ हाथ में टोकरी लिए खड़ा था। वो सीधी होके बैठी। प्लांट्स कहाँ रखूं? मियाँ तुम कौन हो और अंदर कहाँ चले आ रहे हो? जहां बेगम के माथे पे बल पड़े। 2 उंगलियों से इशारा किया। पीछे। सॉरी मैं। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। मतलब सा चंद कदम पीछे हुआ। मैं कैफ जमाल हूँ, कशमाला बीबी के ड्राइवर। तुम्हारी बीबी ने तुम्हें बताया नहीं कि ड्राइवर घरों के अंदर नहीं आते? और पीछे 2 उंगलियां झटक के कहा। सॉरी। वो नासमझी के अंदाज में मजीद पीछे हुआ। कशमाला ने मुस्कुरा के आंखों से इशारा किया। कैफ ने टोकरी वहीं रखी और तेजी से बाहर निकल गया। क्या तुम रंग बिरंगे ड्राइवर रखती हो? माँ ने खफकीसी से देखा। वो बेख्तियार हंस दी। बाजी ये ड्राइवर तो नहीं लगता। बख्त भी लाउंज के दीवार घेर खिड़की को देख रही थी। वहां कैफ सलीम के साथ जाता दिखाई दे रहा था। ये मेरा असिस्टेंट भी है माँ। बताया था ना, मैं नया बिजनेस सेट करने लगी हूँ। माँ की सब आंखों में अफसोस सा उभरा। तासुब से सर हिलाया। क्या करोगी इतना पैसा कमा के माला? और यहीं पे माँ और इसका इख्तलाफ शुरू होता था। माँ, ये 21वीं सदी है। औरत सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, इसे अपना भी कुछ चाहिए होता है, ताकि इसकी सैनिटी बरकरार रहे। वो खुद को घर के चूल्हे पे जाया ना करे, जहां बेगम की तरह। माँ के कान के पास शरारत से झुकी। इनकी आंखों में खफकी उतरी। परे बदतमीज, तुम्हें लगता है मैंने खुद को जाया किया? सर झुटक के छुरी उठा ली और आलू के खटखट टुकड़े करने लगी। अब वो प्रोटोकॉल खत्म था।
माला अब पुरानी हो चुकी थी। माँ इससे ज़्यादा बच्चों को प्रोटोकॉल देने की आदी नहीं थी। ज़ाया नहीं किए तो कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं किया। मास्टर होल्डर्स थीं, मगर बच्चों में लगी नहीं। आपका सारा दिन इस फ़िक्र में गुज़रता कि आपके बच्चों ने खाना खाया या नहीं। अब वो बच्चे अपनी-अपनी ज़िंदगियों में चले गए हैं। अगर क अगर कोई करियर या मशग़ला अपनाया होता, तो आज फ़राख़त में आपके पास कुछ करने को होता। आप अब भी सब्ज़ी काट रही हैं, जो वक़्त भी काट सकती हैं। यही फ़र्क है आपकी और हमारी जनरेशन में। आप चूल्हे से नहीं निकलती और हम दुनिया फ़तह करना चाहते हैं। बख्तू, अपनी माला बीबी को बताओ कि हर इंसान दुनिया में अपना किरदार अदा करने आता है। किसी का किरदार दुनिया फ़तह करना होता है और किसी का इस फ़तह की तरबियत करना। मगर माला मुस्कुरा के शानें उचका के उड़ गई। अगर आपने 30 साल पहले कोई बिज़नेस शुरू किया होता, तो आज आप भी एक बिज़नेस वुमन होती, कबीरा ताई की तरह। माँ ने अपनी चप्पल की तलाश में पैर ज़मीन पे मारा। वो हँसती हुई बैग उठा के अपने कमरे की तरफ चली गई। माँ खफ़गे से बड़बड़ाते हुए सब्ज़ी की तरफ मुतवज्जा हो गई। कबीरा ताई हमारी कहानी का एक अहम किरदार है। वो अब्बा की फर्स्ट कज़न की बीवी थी। एक खूबसूरत, दौलतमंद और बाअसर खातून। इसके अलावा जिन ख़स्लतों से वो पहचानी जाती थी, इनमें तकब्बुर, बदज़ुबानी, मुनाफ़िक़त सरफ़हरिस्त थे। भरी महफ़िलों में दूसरों का तमसख़र उड़ाना तो लाज़िम था। किसी की बदसूरती तो किसी की गुर्बत का मज़ाक। खुद हसीन थीं, रईस थीं, रिश्तेदार इनके गिर्द मंडलाते थे। बेटे वाले इनकी बेटी की वजह से और बेटी वाले इनके इस बेटे में दिलचस्पी रखते थे, जो माँ की तरह मग़रूर मशहूर था। इतना मग़रूर कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आया था, ना अपने रिश्तेदारों से मिला था। इनका बेटा जब 3-4 बरस का था, तब वो लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। कई बरस बाद इनकी फैमिली खुद तो पाकिस्तान सेटल हो गई, लेकिन इनका बेटा लौट के नहीं आया। ना इसे कभी किसी ने देखा, ना कोई इससे मिला। बस कबीरा ताई थी जो हर महफ़िल में बैठ के अपने बेटे की कामयाबी और वजाहत के किस्से सुनाया करती थी। अपने बेटे पे इनको बहुत ईमान था। माँ ही का कहना था कि इनका बेटा भी इन्हीं की तरह होगा, साइको केस। कबीरा ताई को कोई नफ्सियाती अर्जा भी था। वो लोग अपने गिरद जमा करके तस्कीन महसूस करते थे। किसी भी रिश्तेदार के घर खुशी गमी होती तो फौरन पहुंच जाते। महंगे गिफ्ट्स, भारी सलामियां, फिर इसी रिश्तेदार के घर बैठ के बाकी खानदान का मजाक उड़ाते। सारे खानदान में अगर कबीरा की किसी से नहीं बनती थी, तो वो हूर जहां बेगम थी। माँ जब ब्याह के इस खानदान में आई, तो कबीरा ने इनको भी अपनी दौलत से दबाने की कोशिश की। लेकिन हूर जहां इन औरतों में से नहीं थी, जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, या वो किसी की दौलत से मुतासिर होकर अपनी आवाज़ खो देती हैं। हूर जहां अपने आप में काफ़ी थी, हसीन भी थी और पढ़ी लिखी भी। इनको किसी किस्म का एहसास कमतरी न था। पहली दफ़ा जब भरी महफिल में उन्होंने कबीरा को किसी का तमसखर उड़ाते और खानदान वालों को मुस्कुरा के सुनते देखा, तो टोक दिया, देखो कबीरा, सबकी सूरतें शक्लें अल्लाह ने बनाई हैं। जो खूबसूरत हैं, इनकी खूबसूरती ही इनका इम्तिहान होता है। ऐसे गुरूर ना किया करो, अल्लाह को ये नहीं पसंद। ऐसा कई मौकों पे हुआ। यहाँ तक कि एक महफिल में जब कबीरा अपनी नंद का जिक्र करते हुए कुछ कहने लगी, तो हूर जहाँ ये कहते हुए उड़ गई कि मैं इस महफिल में नहीं बैठूंगी जहाँ किसी का मजाक उड़ाया जाए। मैंने अल्लाह को जवाब देना है। महफिल में दूसरे लोग भी दबी दबी आवाज में बोलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सब तिरबितर हो गए। वो कबीरा जिसके आगे सारा खानदान बुझ जाता था, इसको 4 सतक की आम से घराने की हाउसवाइफ टोक के उड़ गई थी। कबीरा बेगम की ऐसी तौहीन किसी ने कभी नहीं की थी। मोहित का कहना था कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कबीरा थोड़ी साइको भी थी। ऐसे लोगों को हमेशा एक विलन की तलाश होती है, जिसको वो अपनी बेशक होने के लिए इल्ज़ाम दे सकें। इसलिए इस दिन से कबीरा ने हूर-जहाँ के साथ बेड़ पाल लिया। ऐसे चंद वाक़यात और भी हुए हैं। तब कबीरा इंग्लैंड में रहती थी। वहाँ बैठ के भी सारे पाकिस्तान की खबर रखती। साल में 3-4 चक्कर भी लगा लेती। उन्होंने खानदान में मशहूर करना शुरू कर दिया कि वो जहाँ इससे जलती है। 1-2 इल्ज़ाम भी लगाए माँ पर। कोई 9-10 साल पुरानी बात है, जब कबीरा और माँ का इसी तरह एक महफ़िल में फिर से टकराव हो गया। कबीरा ने किसी की बेइज़्ज़ती की और माँ ने सबके सामने इस गरीब रिश्तेदार की साइड ली। इस दिन के बाद कबीरा और माँ की बोलचाल खत्म हो गई। दोबारा महफिलों में एक दूसरे को जब भी देखा, माँ फिर भी सलाम कह देती, लेकिन कबीरा घमंड और नफरत से मुड़ के गुजर जाती, जैसे सुना ही नहीं। माँ ही माँ को मना करती थी, वो जवाब नहीं देती तो आप क्यों सलाम करती हैं? लेकिन माँ बड़े ही सुकून से कहती कि देखो अल्लाह ने हम पे सलाम फर्ज किया है, बैठ के गप्पे मारना फर्ज नहीं किया। मैं बस इतना कर रही हूँ जितना मेरे ऊपर फर्ज है। अब इतने बरस हो गए थे, कबीरा पाकिस्तान वापस आ गई।
लेकिन दोनों के ताल्लुकात बहाल नहीं हुए थे। कबीरा का नाम अब इनके लिए एक मजाक था। माला माँ को तंग करने के लिए इसका नाम लेती। माही को जब किसी इंसान को शदीद बुरा कहना होता तो इसको कबीरा से मिला देती। और रहा मोहित, तो जब इसकी माही से लड़ाई होती तो वो कहता, पहले जमाने में मेल होती थी, अब ईमेल होती हैं। ऐसे ही पहले जमाने में कबीरा थी और अब ई कबीरा होती हैं, और वो तुम हो माही। वो फ्रेश होके कमरे से निकली तो मोहित किचन के दरवाजे पे खड़ा था, हाथ में सेब पकड़े खा रहा था। इसे देख के हंस दिया। कैसा मजाक किया जहीर ने आपके साथ। वो करीब आया और बंद मुट्ठीस की तरह बढ़ाई। माला ने हंस के अपनी बंद मुट्ठीस की मुट्ठी से टकराई। बदतमीज। फिर सर से पैर तक मोहित को देखा। अपनी सुनाओ, माँ को टाइम देते हो या फोन पे अपनी दूसरी माँ के साथ लगे रहते हो? वो झेप गया। मेरी माँ इस वक्त सिर्फ जर्नल सर्जरी है, ओके। मोहित निकलते हुए कद का नौजवान था, क्लीन शेव, माथे पे कटे हुए बाल, माही जैसी बुरी आंखें, चेहरे पे हर वक्त सजी मुस्कुराहट और कानों में हैंड्स फ्री। वो जनरल सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। घर इसके लिए होटल की तरह था, जहां वह से सोने आता था। ये बाहर तुम्हारा ड्राइवर है? मोहित ने सेब की बाइट लेते हुए सरसरी से पूछा। उफ, ये सवाल। क्या था अगर कैब जमाल यूनिफॉर्म पहन लेता, या इतना खुश शक्ल ना होता। एक तो सबको मेरे ड्राइवर से क्या मसला है। वो चिड़ी नहीं थी, न इसे गुस्सा आया, बस इस तकरार से थक गई थी। मसला नहीं है बाबा, मैं तो कहता हूँ मुझे भी अपना ड्राइवर रख लो, बड़ा स्कोप है इस काम का। वो सेब खाते हुए आगे बढ़ गया। इसके पास घर वालों के लिए बस इतना वक्त होता था। वो वापस कमरे में आ गई क्योंकि लॉन्च में बैठी माँ और बकपी की सरगोशियां साफ सुनाई दे रही थी। बाजी, माला बीबी की शादी कर दें। पहले तो इनके सर पे रेस्टोरेंट सवार होता था। शुक्र है वो किस्सा खत्म हुआ। इसे हंसी आ गई। बकपी को इसकी ट्रेजेडी भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तुम्हारी माला बीबी ही नहीं मानती, वरना खानदान में किसने रिश्ता नहीं मांगा। हुस्न भी आजमाइश है बक बीबी। माला मुस्कुराते हुए कमरे में आ गई। इसे इस जिक्र की इतनी आदत थी कि अब फर्क नहीं पड़ता था। ये नहीं था कि इसे किसी हसीन तरीन मर्द से शादी करनी थी। नहीं, बस वो ज़हीन हो, इसके काम को सपोर्ट करे, कम से कम वैसा हो जैसी वो खुद है। और ये सारी खूबियां इसके रिश्तेदारों के बेटों में एक साथ नहीं थी। खिड़की के पर्दे हटाए तो लॉन नजर आया। कैफ गार्ड कैफ गेट के साथ बने गार्ड रूम के बाहर कुर्सी डाले, गोद में लैपटॉप रखे टाइप कर रहा था। इसने माला से कह रखा था वो अपने बिजनेस प्लान पे काम कर रहा है, इसलिए जब फारिग होगा अपना काम करता रहेगा। माला को जाहिर है एतराज नहीं था, अलबत्ता इसने नोट किया कि सलीम साथ वाली कुर्सी पे बैठा दिलचस्पी से कैब को देख रहा था। दोनों बात भी कर रहे थे। खैर इसे क्या, वो वहां से हट गई। ये कंप्यूटर आपका अपना है? नया लगता है। सलीम ने मुतासिर होते हुए उंगली लैपटॉप के किनारे पे फेरी। कैफ ने एक नजर इसे देखा। तुम्हें अगर कोई फिल्म वगैरह देखनी हो तो मेरे कंप्यूटर पे देख लेना, फारिग दिली से ऑफर की। सलीम का चेहरा खिल उठा। शुक्रिया कैफ भाई। जरा देर को खामोशी का वफा आया। घर में कौन कौन होता है? टाइप करते हुए सरसरी सा सवाल हुआ। मोहित भाई और बड़ी बाजी, सलीम जोश से बताने लगा। पहले बड़ी बाजी की छोटी बहन भी यहाँ रहती थी, माला बीबी की खाला। वो बीमार थी, मोहताज थी। बड़ी बाजी ने इनकी बड़ी खिदमत की, मेरी अम्मी के हाथों में ही फौत हुई। बड़ी बाजी के सारे बच्चों की शादी हो गई? नहीं, सिर्फ माही बाजी की हुई है। वो कनाडा होती हैं। सलीम कनाडा को केनियाडा कहता था। अच्छा, माला बीबी की मंगनी भी नहीं हुई? इसे ताज्जुब हुआ। वो सबसे बड़ी है ना? इनको शादी का शौक नहीं है जी, वो बस अपना काम करती रहती हैं। सलीम को इसके अलावा कोई वजह समझ में नहीं आई। कैफ की टाइप करती उंगलियां रुक गईं। वो सोचती नजरों से स्क्रीन को देखने लगा। ये मुमकिन नहीं था। इसका ख्याल था इसकी कोई मंगनी वगैरह तो हो चुकी होगी, शायद होके खत्म हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। या शायद कुछ और था जो इसे चुभ रहा था। चंद दिन पहले तक कशमाला मुबीन इसका एक टारगेट थी, जिसके पास इसे नौकरी करनी थी। वो अकेली थी, काम, रेस्टोरेंट, घर। लेकिन आज इसने कुछ और देखा था। वो अब सिर्फ एक टारगेट नहीं थी, इसकी एक फैमिली। वो अकेली नहीं थी। लाहौर आना प्लान का हिस्सा नहीं था। शायद ये नहीं होना चाहिए था। रात तक वो घर से नहीं निकली, बस कमरे में पड़ी सोती रही। कैफ से इसकी मुलाकात भी नहीं हुई। वो इसे गोया यहाँ लाके भूल ही गई थी। ड्राइवर्स घर के अंदर नहीं आया करते थे। इनका दाखला सिर्फ डर्टी किचन तक महदूद था। इनके लॉन से मलहका बड़ा सा किचन क्लीन किचन कहलाता था। क्लीन किचन से एक दरवाजा छोटे से डर्टी किचन में खुलता था, और डर्टी किचन से एक दरवाजा बाहर की तरफ, ताकि मुलाजिम यानी सलीम बाहर से ही डर्टी किचन में आए और अपना नाश्ता वगैरह बना के वहीं से रुखसत हो जाए। माँ को मर्द मुलाजिमों का घर के अंदर आना पसंद नहीं था। खाना अलबत्ता सबका माँ खुद बनाती थी।
वो किसी और के हाथ का खाना नहीं खा सकती थी, बल्कि अक्सर अपने मुलाज़िमों की फ़रमाइश पे खाने और मीठे बनाया करती थी। माँ कहती थी, माँ ने इनको मुलाज़िम नहीं रखा, उन्होंने माँ को मालिक रखा हुआ है। बख्त और सलीम का कमरा बेसमेंट में था। बेसमेंट की सीढ़ियाँ घर के बाहर से थी ताकि मुलाज़िम से प्राइवेसी रहे। उन्होंने कैफ को भी बेसमेंट में एक कमरा दे दिया था, जिसे इसने चुपचाप कबूल कर लिया। सुबह फजर पे इसकी आँख लॉन्च में होते ही खिटपट पे खुली। इसे मालूम था ये माँ होंगी। माँ फजर खूब शोर के पढ़ा करती थी, ताकि इनके बच्चों की नींद ऐसे खराब हो कि वो दोबारा ना सो सकें। इस्लामाबाद में नमाज़ें ऊपर हो जाया करती थी, लेकिन लाहौर में मजाल थी कि ऐसा हो। वो नमाज़ पढ़ के जाए नमाज से बैठी और सोचा कि क्या दुआ मांगे। इसे इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? नया बिज़नेस, वो दोबारा से बड़े से रोज़गार हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और अब से कोई मर्द इसे ज़हीर की तरह धोखा ना दे सके। दुआ मांग के वो उठी और जमाई लेती हुई खिड़की के सामने आई तो रुक गई। अंधेरी लॉन में गार्ड रूम के सामने वो घास पे जाए नमाज डाले बैठा था। वो शायद नमाज पढ़ चुका था। अब बस यूं ही सर झुकाए बैठा तस्बीह के दाने गिरा रहा था। इसे बहुत अजीब लगा। माना कि बहुत से लड़के लापरवाह और मगरिबी हुलिये के बावजूद नमाज पढ़ते हैं, लेकिन तस्बीह? इसे नहीं याद इसने कभी किसी नौजवान को हाथ में तस्बीह पकड़े हुए देखा हो। वो खुद भी तस्बीहों की आदी नहीं थी, वक्त ही नहीं मिलता था। कैफ जमाल तस्बीह पढ़ता था। अजीब बात थी। सुबह बख्त भी जब इसके कमरे में कॉफी लाई तो इसे हैरत हुई। आपको कब से कॉफी बनानी आ गई? इस मोए ड्राइवर ने बनाई है। मैंने इसे चाय की चीजें पकड़ाई तो बाबू आगे से बोला, मैं चाय नहीं पीता, मुझे कॉफी मेकर दो। इसकी नकल करके बोली। फिर खुद ही किचन से मोहित भाई का पुराना कॉफी मेकर ढूंढ लाया और सेट कर दिया। बाजार से मोटे बीजों वाले डब्बे भी ले आया और साथ ही मुझे पकड़ा दी कि मेरी बीवी भी यही पीती हैं। होना। वो हंस दी। मुबीन मंजिल को पहली दफा ऐसा रंग बिरंगा मुलाजिम मिला था। वक्त भी से हजम नहीं हो रहा था। छोटी बाजी, इस लड़के को जरा फासले पे रखियो, मुझे ये वार दातिया लगता है। अच्छा बख्त बीबी, अब जाएं और कैफ से कहें तैयार रहे, इसने मुझे सैलून लेके जाना है। शाम में अज़ा की निकाह का फंक्शन था और सच शुक्र इसके चेहरे पे एक भी पिंपल नहीं था, वरना अमूमन किसी फंक्शन से पहले ही पिंपल हाथ से दिया करते थे। इसने घड़ी देखी, अभी फेशियल करवा ले तो शाम तक इसका असर आने लगेगा। वो बाहर आई तो कैफ गार्ड रूम की बाहर कुर्सी पे बैठा था। हाथ में स्केच बुक थी और वो पेंसिल से इस पर कुछ कर रहा था। इसे देखकर खड़ा हो गया। स्केच बुक पीछे कर ली। आज जीन्स पे सफेद टी शर्ट पहन रखी थी, पैरों में जॉगर से, और चेहरे की हल्की बड़ी शेप वैसी ही थी। क्या कर रहे हो? वो इसकी स्केच बुक को देखते हुए करीब चली आई। पर्स कोहनी पे टांगे, बाल कैचर में बांधे, वो आंखों पे सिया चश्मा लगाए हुए थी। कैफ के चेहरे पे झेप जाने का तासुर उभरा। रुखसार हल्के से गुलाबी हुए, या शायद धूप के बायस ऐसा लगा था। यूं ही खाली वक्त में स्केचेस बनाता हूँ, क्या बना रहे हो दिखाओ, वो दोस्ताना लहजे में कहती थी। एन सामने आ खड़ी हुई। अब वो दोनों धूप में थे। छांव पीछे रह गई थी। कैफ ने स्केच बुक खोल के इसके सामने की। सफ़े पिलटाए, इसमें मोटर बाइक का सिया सफेद स्केच बना था। तुम्हें मोटर बाइक्स पसंद है? बहुत ज्यादा। वो थोड़ा शर्मिंदा नजर आ रहा था। माला ने गौर से स्केच को देखा। ये हैवी बाइक है, काफी महंगी होती है। अगर तुम अपना नया बिजनेस लिए शुरू करना चाहते हो कि एक दिन तुम ये खरीद सको, तो ये एक गलत अप्रोच है। नरमी से तंबी की। इसे समझ में आ गया था कि वो नौजवान कर्जों का शिकार क्यों था। महंगी बाइक्स का शौक, महंगा लैपटॉप, कीमती फोटोग्राफी आलात इंपोर्ट करवाना। वो अपनी बसात से ऊंचे जस्ट लगाना चाहता था और ऐसे में जमीन इसके कदमों तले से निकल जाती थी। कैफ ने जवाब नहीं दिया। कार की तरफ बढ़ गया, जैसे वो उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता था। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था जब सफूरा की कॉल आने लगी। कैफ कैसा काम कर रहा है? तुम इससे मुतमईन हो ना? माला का फोन कार से कनेक्ट था। आवाज खुद ब खुद स्पीकर्स पे गूंजने लगी। हाँ, कैफ अच्छा काम कर रहा है। काफी स्मार्ट और समझदार है। साथ ही अपने नए बिजनेस प्लान को भी वक्त देता है। वो सादगी से कहते हुए बाहर देख रही थी। वो इन लोगों में से नहीं थी जो किसी को इसके सामने इसलिए नहीं सलाह देते कि वो सर ना चढ़ जाए। जो सच हो इसे कह देना चाहिए। स्मार्ट होता तो अब तक कामयाब हो चुका होता। इसके लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास ही जॉब करता रहे, वरना इसका अपना काम कभी कामयाब नहीं होना। और हाँ, बस ये ध्यान करना कि वो तुमसे एक्स्ट्रा पैसे वैसे ना ले। थोड़ा सा लालची भी है। मेरा कजन है ना, मुझे इसका पता है। सफूरा इतना तेज से बोले जा रही थी कि इसे स्पीकर ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला। बेख्तियार कैफ के कंधे की पुश को देखा। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उफ, है कहाँ वो? जरा बात कराओ मेरी। सफूरा अपनी तेज एक अच्छी दोस्त होने का सबूत दे रही थी।
कैफ ने एक हाथ हिला के नफी का इशारा कर दिया। कहा कुछ नहीं। चूंकि बैग व मिरर ऊपर की तरफ था, वो इसका चेहरा नहीं देख सकती थी। अभी वो मसरूफ है, तुम बाद में इसे खुद कॉल कर लेना। कॉल बंद करने के बाद भी कान में एक अजीब सी टेंशन फैल गई। इसको मालूम नहीं था कि तुम सुन रहे हो। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। कैफ जमाल एक लूजर है और रहेगा। इसका लहजा सपाट था। जॉन मैक्सवेल कहता था, तुम पैसे से नहीं जीत सकते। इसको कमाने पे फोकस करो तो मादियात परस्त कहलाओगे। कमाना चाहो और ना कमा सको तो लूजर हो। बहुत कमा के खर्च ना करो तो कंजूस। अगर कमा के खर्च करते रहो तो फजूल खर्च। और अगर कमाने की फिक्र ना करो तो अनअम्बिशियस। अगर बुढ़ापे तक बहुत से पैसे के मालिक हो तो तुम बेवकूफ हो के इस पैसे को कमर में ले जाना चाह रहे हो। फिर क्या करना चाहिए पैसे के साथ? पैसे से जीतने का बस एक ही तरीका है बॉस। इसको मुट्ठी में नहीं दबा लेना, बल्कि ढीली गिरफ्त के साथ इसको पकड़ना है और फिर खुले दिल से उसको काबिल कदर चीजों को हासिल करने पर सर्व करना है। जरा तौकीफ से बोला, आपसे एक दरख्वास्त है। दोबारा इनकी कॉल आए तो मुझसे बात मत करवाइएगा। इनका मेरे ऊपर एहसान है। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने इनको कुछ ऐसा बोल दूं जिस पे मुझे बाद में शर्मिंदगी हो। सारी बात ही खत्म हो गई थी। काश वो स्पीकर ऑफ रखती। सैलून एक कमर्शियल ब्लॉक की 2 मंजिलों पे फैला था। तीसरी और चौथी मंजिल पे कोई जिम था। उतरने लगी तो कैफ ने पूछा कि क्या वो इसे अंदर दरवाजे तक छोड़ने आए, मगर कचमाला ने मना कर दिया। सैलून इसकी कजन का था। यूं ही इस नौजवान को देख के बातें बनाती। इससे वहां 2 घंटे लग गए। जब वो वापसी पे लिफ्ट में सवार हुई तो अंदर कोई और भी था। एक हट्टा कट्टा सा आदमी जो इसकी तरफ पहलू किए खड़ा था। वो नजरअंदाज करके अंदर आई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जो कुछ हुआ एक लम्हे में हुआ। किसी ने इस पे पीछे से हमला किया। वो औंधे मुंह नीचे गिरी। सर के पिछले हिस्से में दर्द की शदीद लहर उठी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बॉस बॉस। कशमाला ने आंखें खोली। बसारत के आगे अब भी धुंध थी। इसने पलकें झपकाई। वो लिफ्ट के फर्श पे चेहरे के बल गिरी हुई थी। इसके सामने वो पंजों के बल बैठा इसे पुकार रहा था। वो वो बदकिर हथेली के बल उठी और फिर चौंक के इधर उधर देखा। लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। वो ग्राउंड फ्लोर था। गार्ड बाहर की तरफ खड़ा था और कैब इसके सामने बैठा था। आप ठीक हैं? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। इसका हाथ बेअख्तियार सर के पिछले हिस्से की तरफ गया। दर्द की टीस अभी तक उठ रही थी। क्या हुआ मुझे? इसने उलझन से इधर उधर देखा। लिफ्ट नीचे आई तो आप अंदर बेहोश थी। गार्ड को मालूम था कि आप किसी कार से निकली थी, इसलिए वो मुझे बुला लाया। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो। वो तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उठने लगी। मगर हुआ क्या था? वो तशवीश से देख रहा था। चलो ना। इससे पहले कि लोग जमा होते वो उठ खड़ी हुई। सर घूम रहा था लेकिन वो बज़ाहिर खुद को संभालते कदम उठाने लगी। पर्स मुझे दे दें। इसने नरमी से इसके हाथ से पर्स ले लिया। फिर वो गार्ड के सामने रुका। बटुए से 500 का नोट निकाल के इसे थमाया, इसका शुक्रिया अदा किया और कशमाला की वजह चल दिया। किसी ने गार्ड को रोक के पूछा कि क्या हुआ था। वो एक बाजी सैलून आई थी। इनकी शायद तबीयत खराब हो गई थी। मैं इनके शौहर को पार्किंग से बुला लाया। वो किस्सा बयान कर रहा था। सीधे घर चलो। सीट की पुस्से से टिका दी और आंखें बंद कर ली। पहले मुझे बताएं हुआ क्या था। वो कहते कहते चौंका। किसने किसी ने कुछ किया है? मैं अभी देखता हूँ। कैफ ने तेजी से सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलने लगा जब माला ने रोका। वापस बैठो कैफ। अंदाज में तहक्कुम भी था और तकान भी। ये मेरी कजन का सैलून है। यहाँ तमाशा नहीं बनाना। खानदान में बातें बनती हैं। मुझे बताए तो सही हुआ क्या है? वो इसकी तरफ रुख मोड़ के बैठा और संजीदगी से पूछा। माथे पे बल थे, आंखों में गुस्सा भी था। इसे जो याद था बता दिया। मैंने इसका चेहरा देखा था, मगर मैं इसको नहीं जानती। और लिफ्ट में सीसीटीवी भी नहीं था। लिफ्ट के बाहर तो होगा। मुझे देखने तो दें। मेरा क्या फायदा आपको अगर मैं ये चीज मैनेज नहीं कर सकता। इसे गुस्सा आ रहा था। ये तय था कि वो ना पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएगी ना शोर डालेगी। मैंने कहा ना, यहाँ तमाशा नहीं बनाना। घर चलो। वो तकान से बोली। सर में शदीद दर्द हो रहा था। इस आदमी ने इसे बहुत जोर से मारा था। ठीक है, मगर मैं वापस आऊंगा और आपका नाम लिए बगैर इसकी रिकॉर्ड जरूर निकलवाऊंगा। ऐसे कैसे कोई आप पे हमला कर सकता है? वो ड्राइव करते हुए बड़हमी से कह रहा था। इसने पहली दफा कैब को गुस्से में देखा था। जैसे वो मेरे घर में फोन फेंकवाता है, ऐसे ही वो मुझ पे हमला भी कर सकता है। इसने अपना चेहरा नहीं ढांपा हुआ था, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो आपका ताक्कुब कर रहा था। कोई किराए का आदमी होगा, मगर इसने ऐसा क्यों किया? वो सोचते हुए कह रहा था। 1 मिनट अपना पर्स चेक करें। कुछ मिसिंग तो नहीं है? इसका जहन अभी तक शल था। वो जो इतने अरसे से सिर्फ एक वहम लगता था, वो आज हकीकत बन के सामने आ गया। ऐसे में इसे पर्स का ख्याल ही नहीं आया था। इसने पर्स खोला, अंदर से एक एक चीज निकाल के देखने लगी। मोबाइल, बैंक कार्ड्स, कैश सब वैसा ही था। अलबत्ता एक चीज वहां ऐसी भी थी जो इसकी नहीं थी। इसने मेरे बैग में कुछ रखा है।
वो ताज्जुब से बोली तो कैफ ने बैक मिरर का रुख ठीक किया और इसके अक्स में माला को देखा। वो एक सिल्वर रंग का लाइटर उलट-पुलट के देख रही थी। कोई मेरे बैग में सिगरेट का लाइटर क्यों रखेगा? मुझे दिखाएं। कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस भी हो सकती है। लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो लाइटर की निचली साइड को ऊपर उठाए कुछ देख रही थी। वो मुझे अपना नाम बताना चाहता है। वो तल्खी से मुस्कुराई। लाइटर पे इसका नाम लिखा है। वाकई? कैफ को हैरत हुई। मोड़ काटते हुए पूछा, क्या लिखा है? कचमाला ने लाइटर पे लिखे 2 अल्फाज पढ़े। माहिर फरीद। इसने झटके से ब्रेक लगाई। कार के टायर चिड़चिड़ाए। आराम से कैफ। लेकिन वो तेजी से पीछे घूमा और लाइटर इसके हाथ से ले लिया। इसमें वाकई अंग्रेजी में माहिर फरीद लिखा था। कैफ का हलक खुशक होने लगा। नामुमकिन। भला आखिर मुझे मेरे ताक़्क़ुबकार का नाम मालूम हो गया है। कैफ ने चेहरा मोड़ के इसे देखा। इसका चेहरा गुलाबी सा हो रहा था। सब्ज आंखों में उलझन थी, ना समझी थी। इसने बहुत सा थूक खुश्क गले से नीचे उतारा। आप किसी माहिर फरीद को जानती हैं? लहजा सरसरी बनाया। नहीं। कशमाला ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मैंने ये नाम पहली ही दफा सुना है। मैं ये लाइटर रख लूं? इसको चेक करना होगा। अंदर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। कशमाला ने इस बात में सर हिला दिया। वो वापस कार स्टार्ट करने लगा, अलबत्ता इसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी थी। घर के पोर्च में जब वो कार से निकली तो देख सकती थी कि वो परेशान लग रहा था। सफुरा तुम्हारे बारे में गलत थी। जो लोग पैसे के लालची होते हैं वो गार्ड्स को टिप नहीं देते। वो चौंका। इस हालत में भी वो नोट कर गई थी। वो फीका सा मुस्कुराया। आपने पेट्रोल के जो पैसे दिए थे इसमें से दे दिया था। इसके जाने के बाद कैब के तासुरात बदले। चेहरे पे बरहमी दर आई। इसने फोन निकाला और व्हाइट हेयर की चैट खोली। तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहे हो? यह हरकत तुम्हारी या तुम्हारे आदमी की है ना? उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थी। वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। इस शाम मुबीन मंजिल में गहमा गहमी का आलम था। सब शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहित किसी बातों से चिल्लाता अपने कपड़े मांग रहा था। माँ खुद तख्त पे बैठी थी। बालों में सुबह ही हेयर डाई लगाया था, सो अब वो सफेद नहीं गहरे बुरे लग रहे थे। ग्रे रंग का कामदार जोड़ा पहने वो कलाइयों में सोने के कंगन पहन रही थी। लंबे बाल खुले थे। बख्त भी इनमें कंघी फेर रही थी। सामने गांव तकिए पे इनका मोबाइल खड़ा रखा था जिसमें माही नजर आ रही थी। वो किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी। एप्रन पहने, छोटे बालों की पोनी बनाए। वो पैलों पे हाथ रखे तफ्शीशी नजरों से इन्हें देख रही थी। इयररिंग दिखाएं मुझे। कनाडा से हुक्म आया। माँ ने चेहरा तिरछा करके एक कान दिखाया। माही ने माथे को छुआ। उफ माँ, ये क्या 1910 वाले कांटे पहन लिए हैं? वो ग्रे स्टोन्स वाले टॉप्स कहाँ हैं जो मैं लिबर्टी से लाई थी? कहाँ रखे हैं? माँ सर झुकाए अपनी ज्वेलरी बॉक्स में ढूंढने लग गई। माही का हुक्म वो नहीं टाला करती थी। ज्वेलरी बॉक्स का सबसे निचला खाना देखें। माही को याद था। इसे माँ की हर चीज याद रहती थी। टॉप्स वही थे। माँ ने इन्हें निकाल के ऊंचा किया। वो वाकई बहुत हसीन थे। सोने के कांटे उतार के इन्हें इन्हें कानों में पहना था तो चेहरे का वकार मजीद बढ़ गया। अच्छा बताओ, शॉल कौन सी लूं? वो अपनी समझदार बेटी से पूछ रही थी। माला से कहें व्हाइट वाली शॉल निकाल दे जिसका ग्रे बॉर्डर है। माँ ने मुड़ के देखा। माला लॉन्च की एक कुर्सी पे बैठी मोबाइल पे लगी थी। खोई खोई सी। जब से वो सेलॉन से आई थी वो वहीं बैठी थी। माला, बेटी वो व्हाइट वाली शॉल तो निकाल दो। और तुम कब तैयार होगी? फिर वो गौर से इसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है। मैं शाल निकालती हूँ। वो वहां से उठ गई। इसने कमरे में पहले से वही सफेद शॉल निकाल रखी थी लेकिन माँ को नहीं दी थी। माँ इसे तब पहनेगी जब माही कहेगी। माँ को सिर्फ माही की चॉइस पे एतबार था। माही यहाँ होती थी तो फंक्शंस वगैरह पे माँ को खुद तैयार करती। जब से वो कनाडा गई थी वीडियो कॉल पे ही यही काम करवाती थी। माँ के कपड़े, हत्ता के माला के भी अक्सर कपड़े माँ ही लिया करती थी। इसको शौक था दुकानदारों से लड़ लड़ की कीमतें कम करवाने का। ये टॉप्स भी इसने माला के साथ ही लिए थे। माला कहती रही कि अब छोड़ दो, वो 1500 से कम नहीं देगा। लेकिन माही भी डटी रही। नहीं, ये मुझे 800 में देगा। देख लेना। 15 मिनट बाद माही वही टॉप्स 800 में लेकर बैठी थी। शॉल माँ को देने आई तो माही वीडियो कॉल पे कह रही थी, फंक्शन की सारी तस्वीरें फौरन से मुझे भेजनी है आपने माँ। आपके बाकी दोनों बच्चे हर फंक्शन में मुझे भूल जाते हैं। हाय काश मैं पाकिस्तान में होती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में ही माही। माँ ने टोका। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें शादी के 5 साल बाद खुशी दिखाई है। बस खूब खाओ पियो और अपना ख्याल रखो। शादियां तो होती रहती हैं। हाँ छोटी बीबी बक भी माँ के कंधे के पीछे से कॉल में शामिल हुई। वो कनाडा की कॉल पे इतना ऊंचा बोलती थी कि जैसे आवाज हवा की दोष में कनाडा जानी है। तेरी माँ ने बड़ी दुआएं की हैं तेरी गोद
हरी होने के लिए। हरवा कहती थी कि अल्लाह मेरी माए को बच्चा दे दे, तो बस अपना ख्याल रख। वो तो ठीक है, लेकिन ये इबाद की नौकरी ना होती तो मैं कभी कनाडा ना रहती। बोरिंग ठंडा मुल्क। माही रुहासी होके बोली। फिर कुछ याद आया, शादी पे कबीरा ताई भी होंगी ना? माँ के चेहरे पे नापसंदगी उभरी। सर झुका के तख्त पे बिखरी अपनी चीजें समेटने लगी। परे करो इसको, हमें क्या। चले आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।